जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पीछे हम लोगों ने अध्याय 2 देखा था, नए राज्य और उनके राजा। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आइए अध्याय शुरू करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य के जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। देखिए, बता रहा है कि जब हमने अध्याय 2 पढ़ा था, जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल वंश, किन्हीं राजाओं का या बड़े बड़े साम्राज्यों का राजधानी किसी का दिल्ली नहीं था, क्योंकि दिल्ली उस समय उतना विकसित नहीं हुआ था, उस हिसाब से व्यापार के केंद्र नहीं थे। क्योंकि मध्यकाल जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग 7वीं शताब्दी में शुरू हो गया था और ये सारे वंश 7वीं शताब्दी के आसपास ही आए हुए थे, जिस कारण से। लेकिन दिल्ली जो था वो 12वीं सदी में व्यापारिक केंद्र बना और भी यहाँ पे राजधानी लायक बना, और 12वीं शताब्दी में आने के कारण ही बाद में यह राजधानी भी बना। और आगे जानते हैं। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल सोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्ध शक्तिशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। मतलब बता रहा है कि तोमरों को अजमेर के चौहानों ने हरा दिया था और उसके बाद ये वाणिज्यिक केंद्र बन गया, यानी व्यापार का केंद्र बन गया। और इसी समय यहाँ जो जैन धर्म के लोग थे, व्यापारी लोग थे, इन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसके बाद ये शहर काफ़ी चमक गया और बाद में ये राजधानी का केंद्र भी बन गया था। आगे देखिए, बता रहे 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर आप फिर से नजर डालिए और इन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जो कि आपको मानचित्र 1 में दिख सकता है, जैसे दिल्ली, एक कुहना, सीरी और जहांपना को पहचानिए। देखिए साइड में यहाँ जो मानचित्र दिया हुआ है, ये 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहरों के यहाँ पे नाम दिए जा रहे हैं और उसी समय ये मानचित्र बना था। ऊपर अभी तालिका 1 आया था, यहाँ देखने बता रहा था। आइए तालिका 1 के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए मेन टॉपिक है दिल्ली के शासक। मतलब जब 13वीं सदी के शुरुआत या 12वीं सदी से कर सकते हैं, दिल्ली राजधानी का केंद्र बना, तो यहाँ पे को किस किस वंश ने कब राज किया। तो सबसे पहले इसमें थे राजपूत वंश, जिसमें तोमर आते थे और वहाँ वो राजा थे अनंगपाल। दूसरे थे चौहान वंश, जिसमें जो राज किए थे उन राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। तीसरे प्रारंभिक तुर्की शासक, तुर्की जो तुर्किस्तान से आए हुए थे, जो दिल्ली में बाद में लाके कब्जा किए हुए थे, ये यहाँ के नहीं थे, विदेशी थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसकी बेटी रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, ये सभी बारी बारी से रहे थे। अब इन लोगों का कार्यकाल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अनंगपाल जो थे वो 1130 ईस्वी से 1145 तक रहे थे। पृथ्वीराज चौहान 1100, जो चौहान वंश जो शुरू हुआ था वो बता रहे 1165 से 1192, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 1175 से 1192 तक रहे थे। फिर तुर्की शासन जब शुरू हुआ वो 1206 ईस्वी से शुरू हुआ, जो 1290 तक चला। इसमें जो सबसे पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 से 1210 यानी 4 साल। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240। हालांकि ये 4 सालों तक ही राज कर पाए, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज था और इनके दरबारी व्यापारी ये सब इनसे खुश नहीं थे, क्योंकि ये एक महिला थी। उस समय भी पुरुषों का प्रधानत्व ज़्यादा था। आइए इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक किए थे। उसके बाद आ जाता है दूसरा खलजी वंश। खलजी वंश 1290 से 1320 तक राज किया, जिसमें सबसे पहला जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे, जो 1290 से 1296। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 तक राज किए। उसके बाद फिर दिल्ली पे कब्जा हो जाता है तुगलक वंश का।
तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। उसके बाद सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक रहा, और इसके मात्र एक ही शासक रहे थे, खिलजी खान, जो 1414 से 1421 तक यहाँ पे रहे थे। उसके बाद लोदी वंश आया, जिसके सबसे पहले शासक थे बहलोल लोदी, जो 1451 से 1489 तक रहे, और यहाँ 1526 तक बता रहा है। 1526 के बाद तो हुमायूं, बाबर, यानी कि मुगल साम्राज्य शुरू हो गया था, जिसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे। देखिए यहाँ 3 चित्र दिया हुआ, ऊपर इल्तुतमिश का मकबरा जिसने बनाया था वो उसका मकबरा था, दूसरा इधर अलाई दरवाजा, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। मतलब उस समय मुस्लिम काल ही चल रहा था। हमने बताया था कि 7वीं सदी से मुसलमानों का आगमन हो गया था, और मुसलमानों का धर्म यहाँ काफ़ी फला फूला उसके बाद, और काफ़ी राज किए, और यहाँ पे बहुत सारे अपने धर्म के मस्जिद वगैरह भी बनाए थे। आइए आगे जानते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती थी। हालांकि अभिलेख मतलब जो उस समय के लिखित दस्तावेज होते थे, सिक्कों और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है कि उस समय कौन कौन से दिल्ली के सुल्तान रहे थे और उन्होंने अपने अपने समय में क्या बनाया था। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन में हम जिनको एक वचन में इतिहास बोलेंगे, उसी को फिर बहुवचन में तवारीख बोला है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। मतलब उनके बारे में मंदिरों कह सकते हैं, भवन निर्माणों, अभिलेखों, सिक्कों आदि से ज़्यादा इतिहास से पता चलता है, उनके इतिहास के तारीखों से पता चलता है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबार जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। देखिए आगे बता रहा है न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फक-ए-मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बगैर नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे, यानी कर तभी दे सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। इस प्रकार से न्याय चक्र कहलाता था। मतलब राजा और प्रजा एक दूसरे से मिले जुले हो, राजा प्रजा को खुश करे, प्रजा राजा को खुश करे, तभी इस प्रकार से देश का साम्राज्य चल पाता था। अब यहाँ साइड में देखिए चित्र 1 दिख रहा है, इसमें 4 चित्र छोटे छोटे दिए गए हैं, जो पांडुलिपियों को तैयार करने के 4 चरण बताए। मतलब कैसे पांडुलिपि तैयार किए जाते थे। जो आज के समय में कॉपी किताब होते हैं, उस समय जिस पे लिखा जाता था उसे पांडुलिपि बोलते हैं। उसे तैयार करने का पहला काम था कागज को तैयार करना। कागज तैयार करने के बाद दूसरा कार्य होता था लेखन कार्य। देखिए तीसरा कार्य है महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। फिर चौथा होता था जिल्द तैयार करना, यानी किताब जैसा उसको मोटा बनाना। इस तरह से उस समय लिखने के बाद उसे चक्र में तैयार किया जाता था। आइए आगे जानते हैं न्याय चक्र के बारे में। आइए कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। जो तवारीख के लेखक होते थे, तारीख के बाद जो बहुवचन था तवारीख, वो सब लाल लेखक विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। मतलब बता रहा है कि जो तवारीख लिखते थे वो सारे लेखक दिल्ली के ही होते थे, और वे इतिहासकारों से मतलब राजाओं से अच्छा खासा इनाम पाने के लिए उनके तारीफ में काफ़ी सारे बातें लिखते थे। साथ ही कभी कभी पे उन लोगों को जरूरत पड़ने पे अपना कह सकते हैं कि आदर्श समाज बनाए रखने के लिए सलाह आगे वगैरह भी देते थे, जैसे लिंग भेद आदि पे, जन्मसिद्ध अधिकार आदि पे। आगे जानते हैं सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी राजिया सिंहासन पर बैठी। हमने अभी बताया था। अब उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों को प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। देखिए यहाँ एक शब्द आया जन्मसिद्ध अधिकार, इसके बारे में जान लेते हैं।
जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जैसे अभी जन्मसिद्ध बहुत सारे अधिकार मिलता है, जैसे माता पिता का हमें संपत्ति मिलता है, एक जन्मसिद्ध अधिकार हमको समझिए तो संपत्ति का अधिकार कह सकते हैं जो जन्मसिद्ध मिलता है। ठीक उसी प्रकार उसमें कुलीन वर्ग बड़े वर्गों में ऐसा होता था, जन्मसिद्ध अधिकार शासन करने का मिलता था। आगे है दूसरा एक शब्द आया था लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष और स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते थे, क्योंकि शारीरिक बनावट जो होता है ऐसा माना जाता था और होता होगा कि पुरुष जो होते थे स्त्रियों से ज़्यादा ताकतवर होते थे, इसलिए राजा के तौर पे लोग पुरुषों को ही देखना चाहते थे। इसी वजह से पुरुष प्रधान समाज था और आज भी हम लोग इसे बहुत हद तक निभाते, हालांकि अब तो समानता की बातें आ गई है। आगे जानते सन बार रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार। मिनहाज ए सिराज एक लेखक थे जो उस समय के थे, उनके क्या विचार थे। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के लिए विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी जो कि 1262 से 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपनी अभिलेखों में अपना नाम पौरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, मतलब वो पुरुष अपने आप को बताती थी। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा जो 980 से 1003 ईस्वी तक राज की थी। उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अब प्रश्न पूछा यहाँ कि मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? आप बता सकते हैं क्योंकि उस समय का पुरुष समाज जो था वो पुरुष प्रधान था। शारीरिक लिंग भेदभाव भी देखा जाता था, शारीरिक बनावट के आधार पर कि पुरुष ज़्यादा ताकतवर होते थे ऐसा माना जाता था। इस तरह की कई बातें हो सकती है। अब आगे जानते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार। गैरिसन शहर से साम्राज्य तक 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदों शहरों से शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनमें दूर भीतरी प्रदेशों पर भी उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मतलब बता रहा है गैरिसनों उन्हें कहा जाता था जो सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी जो रक्षा के समय काम आती थी, मतलब सहायता प्रदान करती थी, रक्षा करती थी। और इन लोगों को अक्सर टाइम खाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं प्राप्त हो पाता था जीने के लिए, इसलिए रसद आदि के लिए वे व्यापार करते थे या कभी कभी टैक्स पर डिपेंडेंट रहते थे या फिर लूटमार भी कर लेते थे, चोरी करते थे और इस तरह से ये चलाते थे। यहाँ एक शब्द आया भीतरी प्रदेशों। भीतरी प्रदेश का मतलब जान लीजिए किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे उसे भीतरी प्रदेश कहा जाता था। और गैरिसन शहर का मतलब था कि किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, केवल सैनिक उस शहर में रहते थे और वो चारों तरफ से किला के अंदर बंद होता था। एक ऐसा शहर जो बाहर पूरा घेराव हो और उसके अंदर केवल सैनिक रहते हो, इस तरह का शहर था। आगे बता रहा है दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों के नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों को और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब में जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों, चरवाहों को उनके पर्यावास से
खदेड़ दिया गया, वहां जमीन किसानों को दे दी गई, कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। मतलब बता रहा है कि जमीन जो थी, जो वहां से उन लोगों को भगाने के बाद वो जमीन किसानों को दे दिया गया, कृषि कार्य में प्रोत्साहन दिया गया कि खेती बाड़ी बढ़िया से लोग कर सके, व्यापार मार्गों की सुरक्षा, मतलब बिजनेस करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर आने जाने की सुरक्षा देने लगी वहां की जो राजा थे। क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति, आसपास क्षेत्रों में बिजनेस करने का बहुत ही वर्चस्व लहरा दिया। नए किले गैरिसन शहर बसाए गए, मतलब उसी किले को एक अलग तरीके से बसाया गया। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पे हुआ, मतलब ये तो भीतरी सीमा में हुआ था। बाहर में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, जिसको मानचित्र 3 नीचे में आप देख सकते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान था, ये जो लाल लाल कलर से साइन किया हुआ है, ये इन सारे अभियान शुरू हुए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? देखिए, मानचित्र 3 से पहले मानचित्र 2 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो मानचित्र 2 है, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा बसाए गए प्रमुख शहर है, जो उस समय आज के भारत का कुछ हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है। देखिए चित्र 2, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारे, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ये कुहना यानी पुराना शहर, देहली ये कुहना का मतलब होता है पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मतलब ये जो ऊपर मस्जिद दिख रहा है, ये तीन साम्राज्य ने बनाया, तीनों राजवंशों ने मिलकर बनाया था, 3 राजाओं ने मिलकर बनाया, ऐसा कह सकते हैं। आगे नीचे एक चित्र 3 दिया हुआ है, बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना यानी विश्व की शरणार्थी की मुख्य मस्जिद के तौर पे बनाई गई थी। मानचित्र 1 में आप जहांपना को जाकर ढूंढ सकते हैं कि ये एक शहर था। आगे देखिए, यहाँ एक शब्द आया मस्जिद। यह अरबी का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा मतलब होता है घुटने और माथा टेक कर बैठना, यानी घुटने बैठकर माथा को सर के नीचे झुकाते हैं। यहाँ मस्जिद में जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम या नेता कहा जाता है के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खतबा भी देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है, यानी मक्का जिस तरफ पड़ती है उस दिशा को हम लोग पश्चिम बोलते हैं और उस भाषा में किबला कहा जाता है। आइए आगे जानते हैं। चित्र 4, यह मेरठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह मंत्री द्वारा बनाई गई थी। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। इससे अनेक मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे पर बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने का बोध का प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। मतलब तुर्किस्तान आदि बहुत सारे उस समय देश थे, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से आते थे और ये सारे लोग अपने अपने समय में बनाए। जैसे तुर्किस्तान तुर्की लोग थे, पठान आए और भी अलग अलग जगह से आए हुए थे। आगे देखिए, यहाँ चित्र 5 दिखा हुआ है, जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। ये 1520 के समय में बनाया गया था। जो नीचे का चित्र दिख रहा है ये जमाली कमाली मस्जिद है। इस तरह से काफ़ी सारे मानचित्र ये मस्जिद बने हुए थे। देखिए चित्र 2, 3, 4 एवं 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानताएं और असमानताएं ढूंढने निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5 में स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद में दिखाई देती है। अध्याय 5 में चित्र 7 हम लोग देखेंगे आगे जा करके। अभी इन मस्जिदों के बारे में देख सकते हैं कि ये मस्जिद लगभग जो थे
वो शाहजहां के समय से मिलते थे, यानी मुगल साम्राज्य के समय से। आगे देखिए, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। मतलब जो उनके गुलाम थे उन्हें ही सूबेदार बना दिया जाता था, जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाता था, और इन गुलामों को फारसी में बंदगंगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। देखिए, बता रहा है यहाँ, बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? देखिए, उस समय सबसे बड़ा कारण ये कह सकते हैं कि वो उस गुलाम पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते थे, क्योंकि वो उसका खरीदा हुआ रहता था और खरीदा हुआ गुलाम उसी के सारी बातों को मानता, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था, उसे केवल खाने से मतलब था और पूरे तरीके से अपने मालिक पर ही निर्भर रहता था। इसलिए कह सकते कि वो मानसिक रूप से तो बगावत नहीं कर सकता था। इन कारणों से कह सकते हैं कि वो बेटे से बढ़कर था। हालांकि शारीरिक तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानसिक तरीके से तो वो राजा पर ही निर्भर रहता था। आगे देखिए, खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही अपने आप पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इनमें राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते प्राय नए और पुराने सरदारों के टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को आलोचना भी की है। देखिए, बता रहा है, आश्रित यहाँ एक शब्द आया जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, उसे आश्रित कहते हैं, मतलब दूसरे पर डिपेंड रहना। देखिए, यहाँ जो बता रहा है कि गुलाम और जो आश्रित होते थे वो अपने मालिकों के लिए काफ़ी सारा सिंहासन पे तो बैठाते थे ऊंचे ऊंचे पदों पे, लेकिन जब नया राजकुमार बैठता था तो फिर उस जगह पे वो उसके प्रति वो गुलाम वफादार नहीं रहते थे, जिन कारण उन राजकुमारों को अपने लिए फिर से एक गुलाम बैठाना पड़ता था। और ये गुलाम और जो पुराने वाले गुलाम होते थे आपस में ही टकराते थे और इससे पुराने गुलामों को धक्का भी लगता था, क्योंकि नया राजा आ जाता था तो इसी की बात चलती थी। अब आगे है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक था उसके अधिकारी जो कैसे थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, जिसको शराब बनाने और बेचने वाला कहा जाता है, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में दिया है। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? क्योंकि देखिए, ये सब का काम था, एक नाई था, एक बावर्ची था, एक कह सकते हैं माली था, तो ये सारे अपने अपने काम में कुशल थे, लेकिन इन लोगों को प्रशासनिक पद दे दिया गया था, जिससे तो सुल्तान की स्थिति जो भी हो, लेकिन राज्य का या साम्राज्य का तो स्थिति खराब ही कर देते। शायद इसी वजह से उस समय के लेखक बर्नी ने इनका आलोचना किया था। आइए अब इसका कारण जानते हैं कि क्या कारण था। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व यानी जमीन पे जो टैक्स लगता था, जो भूमि पे टैक्स लगता था।
राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों की भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम के हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन बातों का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तानों शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों को अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने पर बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने का बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि उस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, यानी उस जगह पे नहीं जा पा रही थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। जो वहाँ के लोकल लोग थे, इन्होंने, वहाँ के सरदार, यही सब यहाँ पे अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पे जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकतर कुछ ही समय तक रह पाता था। आगे है सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आए इन बबूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछा कि सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए, मतलब सरदार कैसे अपने रक्षा करते थे। तो बांस वगैरह में रहते हैं, स्पष्ट यहाँ बता रहा है। आगे देखिए बता रहे हैं इसके बाद चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सासियान, आधुनिक उज्बेकिस्तान जो आज का देश है, उस पर बता रहा है, पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतना विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। आइए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती को सामना कैसे किया। देखिए उस समय बता रहा है कि 2 ही दिल्ली पे बड़े बड़े शासक थे, एक अलाउद्दीन खलजी और दूसरा मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी, जब वहाँ मंगोलों ने आक्रमण शुरू किया था तो दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में 2 बार हमले हुए। एक 1299 से 1300 तक चला और दूसरा 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की, अस्थायी सेना खड़ा की। दूसरा इधर ही मुगल मोहम्मद तुगलक के बारे में बता रहा है कि मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। मतलब ये खुद तो जीत ही गए मंगोलों से, लेकिन उसके क्षेत्र में जाकर आक्रमण का योजना बना लिया और एक अस्थायी सेना तैयार करके, उसका आक्रामक कदम था, उसने एक अस्थायी सेना तैयार किया अब उसको खत्म करना है, इसके लिए एक सेना बनाया। दूसरी ओर फिर से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहा है कि ये अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक गैरिसन शहर बसाया, जिसे मानचित्र 1 में जाकर ढूंढ सकते हैं। हमने अभी बताया था कि ऐसा शहर था जिसमें केवल सैनिकों को रखा जाता था। दूसरा तरफ मोहम्मद तुगलक ने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना के निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई।
पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। मतलब जो दिल्ली ये कुहना था पुराना शहर, उसमें से सारे लोगों को वहाँ से दूसरे जगह भेज दिया गया और वहाँ पे सैनिकों के रहने के लिए एक छावनी बना दी गई। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे आज के समय में सैनिकों को रखा जाता है, वैसे उस समय उस शहर में केवल सैनिकों को रखा जाने लगा और वहाँ के जो निवासी थे उन्हें दक्षिण के शहर में राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया। उधर ही फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी में सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि के कर के रूप में खेती की गई पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों का पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। मतलब किसान जितना फसल उगाते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, उस सैनिकों इतने बड़े सैनिकों को पेट भरने के लिए 50% अपना फसल इन लोगों को दे देना पड़ता था भोजन के लिए। वहीं दूसरी तरफ तुगलक समय सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। मतलब ये अलग से टैक्स लगाया, वहाँ तो 50% लिया जा रहा था सारा भोजन का, लेकिन यहाँ पे अलग से टैक्स भी लगे और इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। आगे बता रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। मतलब पहले जो जमीन देता था उस जगह पे अब नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपने चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया था। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करता था उन्हें सजा मिलती थी। मतलब रेट नहीं बढ़ने दिया जाता था किसी भी सामान का, भले टैक्स का रेट बढ़ गया था। आगे है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के की भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मतलब इसका नोटों का भी नकल कर लिया जाता था, डुप्लीकेट होता था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रामकों के खतरे का भी उसे सफलतापूर्वक सामना किया। दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करके इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनमें कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव से अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक का अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। मतलब इस प्रकार कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो था वो तो मंगोलों से किसी तरह से सक्सेस कर गया, सफलता मिली, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने जो स्थितियां अपनाई थी उससे इसे असफलता ही मिली, क्योंकि इसने जो नोट करेंसी बनाया था वो टोकन जो कागज़ का था उसका डुप्लीकेट हो जाने के वजह से ये ख़त्म हो चुका था। लोगों ने इसे वापस फिर से मोहम्मद तुगलक को वापस लेना पड़ा। साथ ही जो दौलताबाद में यहाँ के लोगों को रहने भेजा था पुरानी दिल्ली से, उन लोगों को पुराना शहर फिर से भेजना पड़ा और इससे जनता में एक प्रकार से बगावत उत्पन्न हो गई थी जिसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। मतलब मिला जुला के कह सकते हैं कि कश्मीर भी इन लोगों से चला गया था और मंगोलों का इन लोगों पे एक प्रकार से दबदबा आ गया था। आगे जानते हैं। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने पर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने की अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाया गया कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। देखिए इसमें यह सफल हो गया था क्योंकि ये अपने आप को बल पर, प्रतिरक्षा पे, अपने आप पे फोकस कर रहा था, मतलब क्षमता के हिसाब से। और ये युद्ध के लिए जो मोहम्मद तुगलक था, युद्ध के कारण ये इन लोगों के विरुद्ध हो गया था, जिसके कारण से ये बर्बाद हो गया आगे। उसके बाद बता रहा कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए नए समूह भी उभरे। मतलब यही 16वीं शताब्दी के आसपास राजपूत, अफगानी और भी बहुत सारे लोगों ने फले फूले, मतलब इन लोगों का साम्राज्य फैला। इस काल में स्थापित राज्यों में भी कुछ छोटे थे तो
कुछ शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर जो कि 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की। मुगल सम्राट हुमायूं जो 1530 से 1540 तक रहे थे और फिर ये बीच में शेर शाह सूरी इनको हराया और हारने के बाद फिर से ये युद्ध के लिए 1555 में आए, जो कि फिर 1 साल तक राज किया था। 1555 से 1556 तक की चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। ये दिल्ली के ही रहने वाले थे, बिहार से अपने चाचा के साथ आए थे और दिल्ली में अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। मतलब बता रहा है कि जब अकबर आया हुआ था तो इसने प्रशासन व्यवस्था के लिए वही शेर शाह सूरी का जो प्रशासन व्यवस्था था उसी को इसने अपनाया था और अपना साम्राज्य काफी विकसित किया। आगे बता रहा है 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, दूसरा नाइट और तीसरा धर्म युद्ध। तीनों श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। मतलब जो ईसाई धर्म के समाज के थे जिन्होंने किया था, इन लोगों को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था, अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइट से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं को दिनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। मतलब नाइट वर्गों को काफ़ी परचम लहराया। और ये फ्रांस की बात बता रहा है कि फ्रांस में उस समय ईसाई धर्म था और ये ईसाई धर्म मतलब धर्म के प्रति युद्ध चल रहा था इन लोगों का। इस तरह से हमारा ये अध्याय दिल्ली के सुल्तान समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यानी अध्याय 3 समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो साथ में लाइक करते चले। जय हिंद।